हेलो एनीवन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओवर सैंपल। वॉल्यूम। हाँ। एंड मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम। यहाँ पर भी वॉल्यूम लीटर में, यहाँ पर भी वॉल्यूम लीटर। हम्म। मोल्स का फॉर्मूला क्या है आपका? वेट वेट ओवर ओवर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। एंड इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंस का फॉर्मूला नंबर ऑफ। ये इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं भाई? वेट ओवर इक्विवेलेंट। वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। नाउ अभी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बाय जेड फैक्टर। हाँ। आइडिया है? जेड हाँ। फैक्टर आइडिया है ना? जेड फैक्टर एसिडिटी और बेसिसिटी होता है आपका, एसिड और ये बेसिक। ओके, सो अभी यहाँ पर EW की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट बाय जेड आएगा। ये जेड आपका ऊपर जाएगा। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट इनटू जेड ओवर मॉलिक्यूलर वेट। राइट? हाँ। समझ में आया? नाउ ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? मोल्स। तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू जेड आएगा आपका। हाँ। मोल्स इनटू जेड आया ना? नाउ दोनों साइड मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखो। हाँ। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी हो गया, ये आपका हो गया नॉर्मलिटी, एंड ये हो जाएगा आपका मोलरिटी इनटू जेड। तो जेड टाइम्स होता है ना, जेड क्या होता है आपका? एसिसिटी और बेसिसिटी। ओके, जो यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर में देखो, द डाइबेसिक एसिड नॉर्मलिटी इज ट्वाइस द मोलरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ट्वाइस होती है ना? हाँ। डाई मतलब दो और ट्वाइस। या डाई मतलब दो। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एस डबल नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच एस नेगेटिव। एस डबल नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच एस नेगेटिव। क्या ये करेक्ट है या नहीं? पहले तो ये बताओ, ये कौन सी थ्योरी से डिफाइन है? आर्हेनियस थ्योरी आर्हेनियस एसिड और बेस। ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी और लुईस बेस थ्योरी। आपके पास आर्हेनियस ओनली 3 आर्हेनियस का थ्योरी ही है। है। ओके, आर्हेनियस में क्या होता है? आर्हेनियस में क्या होता है? H प्लस आयन डोनर जो होते हैं वो आपके एसिड हो जाते हैं, और OH आयन डोनर वो आपके क्या हो जाते हैं? बेस हो जाते हैं। राइट? और ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी में क्या होता है आपका? जो H प्लस मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर आपके एसिड है। राइट? और जो H प्लस और प्रोटॉन जो एक्सेप्टर होते हैं वो आपके बेस हो जाएंगे। ये आपका ब्रोस्टन-लोरी है। और लुईस एसिड बेस तो जानते हो, उसमें लोन पेयर का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर बताओ, ये H प्लस निकाल रहा है ना, तो ये कॉन्जुगेट बेस है या कॉन्जुगेट एसिड है? किसी भी सब्सटेंस में हमने पढ़ा होगा, कंजुगेट एसिड है सर। यस, एग्जाम्पल इस तरीके से पढ़ा होगा मैंने, HCl बताया होगा। HCl आपका H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, इस तरीके से होता है। Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है। ये आपका एसिड हो जाएगा और Cl नेगेटिव आपका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। H प्लस निकालने के बाद जो चीज बचती है वो आपके कॉन्जुगेट बेस हो जाती है किसी भी एसिड के लिए। ओके, तो सेम यहाँ पर अप्लाई करो। HS निगेटिव है, यहाँ पर H प्लस निकलेगा तो आपका S डबल निगेटिव बनेगा। तो H प्लस निकलने के बाद जो चीज बच गई वो आपकी कॉन्जुगेट बेस हो जाएगी। हाँ। ओके, तो ये स्टेटमेंट लिखा है ना, H डबल नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HS, ये करेक्ट है या नहीं है? ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बात को? नाउ मेथिल ऑरेंज एग्जिबिट द येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। मेथिल ऑरेंज क्या है आपका? इंडिकेटर। ये आपको याद हाँ, भी ये करना येलो ही पड़ेगा। दिखाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट्स में लिखा होगा। मेथिल ऑरेंज येलो कलर सॉल्यूशन किस में? बेसिक सॉल्यूशन में देता है या एसिडिक मीडियम में देता है? कौन से मीडियम में देता है? बेसिक। बेसिक में येलो देता है और एसिड में ऑरेंज या रेड देता है। यस। ओके, तो आपका ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बेसिक में आपका येलो देगा और ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज आपका एसिडिक सॉल्यूशन में देता है। ओके, नेक्स्ट, कर्ड इज सोर इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। क्या ये करेक्ट है?
ट्रू है, हाँ लैक्टिक एसिड है ना। Okay, good. Now K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot 24H2O give reaction of both K positive and aluminum plus 3 ion respectively. क्या ये करेक्ट है? मैंने लिखाया होगा डबल सॉल्ट जब आप डिसोसिएट करते हो इनको, वाटर में मिक्स करते हैं, तो सारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। मींस हाँ जितने यहाँ पर के हैं तो के पॉजिटिव निकलेगा, Al पॉजिटिव निकलेगा, फिर आपका SO4 डबल नेगेटिव, सारे आयंस में डिसोसिएट हो हाँ जाएंगे। ओके, आपको डबल सॉल्ट की डेफिनेशन में लिखा होगा, तो ये आपका एक टाइप का डबल सॉल्ट है। हाँ सर, ओके, और ये एलम है ना जो वाटर में। यस एलम है, ये आपका त्रुटि और एलम है जो आपके घर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ओके, आपको मार्केट में ही मिल जाएगा। समझ गए? हम्म, अच्छा, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो ये डॉट लगा रहता है ना यहाँ पर, इसका मीनिंग होता है इतने पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा और इतने पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और इतने पार्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर कभी मुझे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 करूंगा। समझ गए? तीनों सेक्शन को अलग अलग कर लेते हैं फॉर द केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, नाउ डायरेक्ट अभी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। फिनोप्थिलीन इज एन कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर? इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर, वेरी गुड। द सॉल्ट obtained by the partial neutralization of sodium hydroxide and sulfuric acid. इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। Yes, तो क्योंकि slightly पार्शल basic. होगा ना, अगर पूरा आता तो फिर न्यूट्रल बन जाता। Yes, very good. Okay, तो न्यूट्रलाइज मींस अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है तो वो आपका न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल के लिए कंडीशन क्या बताई थी? न्यूट्रल सेम सॉल्ट की कंडीशन, दो कंडीशन थी। नंबर वन आपका वीक बेस हो और वीक एसिड हो तो आपका न्यूट्रलाइजेशन बनता है। सेकंड नंबर कंडीशन ये था स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो भी आपका जो सॉल्ट बनता है वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। इज इट क्लियर? मेटेलिक ऑक्साइड आर आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। क्या होगा इसमें? आइदर बेसिक तो होती ही है। बेसिक होती है, ओके। एम्फोटेरिक आएगा। यस, एसिडिक नहीं होता। मेटल का कोई सा भी ऑक्साइड आपका एसिडिक नहीं मिलेगा, एम्फोटेरिक मिलेगा और या फिर बेसिक मिलेगा। ओके, मेटल का कोई सा भी ऑक्साइड आपको आइदर बेसिक मिलेगा और एम्फोटेरिक मिलेगा। जो भी ऑक्साइड आपका एसिडिक मिलेगा वो ऑक्साइड आपका किसका होगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। H प्लस ऑफ नाइट्रिक एसिड हैविंग pH वैल्यू 6, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना कितना जाएगा बेटा? H प्लस आयन 10⁻⁶। कंसंट्रेशन निकालना है, pH आपके पास गिवन है 6, निकाल पाओगे या नहीं? हाँ पक्का? गुड। नाउ यहाँ पर है pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट by the reaction between NaOH and CH3OH. pH निकालना है aqueous solution of salt that obtained by the reaction of NaOH and COOH. pH 8-9 के पास होगा। किसके पास होगा? इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोला इसमें, तो 8 और 9 के आसपास होगा क्योंकि वीक बेस बनेगा ना। इसमें देखो कुछ वैल्यू नहीं दिया तो हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 7 बोलेंगे। ओके। पक्का? आइडिया है? हाँ सर यस। सर आप ये क्वेश्चन समझाने के बाद फिर से एक बार 9 समझा सकते हो, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कि न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9? उसमें न्यूट्रल फॉर्म होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो एक बार। द सॉल्ट ऑब्टेन बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 सल्फ्यूरिक एसिड, चलो ठीक है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन NaOH है प्लस H2SO4, दोनों का रिएक्शन करेंगे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनेगा? NaHSO4, NaHSO4 बनता है। तो यहाँ पर आपका देखो, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो हाइड्रोलिसिस करते वक्त आपको क्या मिलेगा? NaOH मिलता है।
N प्लस H2SO4 मिलेगा। ये दोनों चीजें मिलेंगी, यस और नो? हाँ हाँ तो क्या इससे आप डिफाइन कर पाओगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो आपको आइडिया लगे। क्या इससे आप बता पाओगे कि ये वाला सॉल्ट का कंडीशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज है या आपका इस तरीके नहीं। से पार्शियल? नहीं बता सकते ना? तो इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो? फिर इसमें यानी हाइड्रोजन है तो फिर वो दे देगा अच्छा, तो इसलिए मुझे ये एसिडिक। बताओ, हमने जो सॉल्ट बताए थे, एक आपका सिंपल सॉल्ट था ना, हम्म, एक आपका नॉर्मल सॉल्ट था, एक आपका एसिडिक सॉल्ट था, एक आपका बेसिक सॉल्ट था। ये बेसिक 3 सॉल्ट। टाइप के सॉल्ट थे, राइट? हाँ, नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं? एसिडिक भी नहीं, बेसिक भी नहीं। किसी न्यूट्रल। में ना एच हो ना ओ एच हो, रिप्लेसेबल एच आयन और ओ एच आयन नहीं होना चाहिए। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? रिप्लेसेबल एच आयन होना रिप्लेसेबल। चाहिए। हाँ। यहाँ पर रिप्लेसेबल एच आयन है, अच्छा, हाँ हाँ, इसलिए। तो एसिडिक सॉल्ट हुआ। हम्म। समझ समझ। गए? हाँ सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 12 हो गया। अच्छा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन 7 लिखेंगे। ग्रेटर देन 7 क्यों आया? एनीबडी? क्योंकि मतलब CH3COH जो है वो वीक है और NaOH काफी स्ट्रॉन्ग है। यस, ऐसे करोगे जब इनका रिएक्शन होगा तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? CH3COOH NaOH प्लस NaOH। रिएक्शन करने के बाद सोडियम CH3COOH एसिडेट आएगा ना। Na बनेगा, एंड हाँ प्लस H2 बनेगा। अगर फर्दर इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बन जाएगा? यही चीजें बन जाएंगी सेम। हाँ, ओके, अभी मुझे बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन किसकी है? NaOH। बेस की। इसका मतलब जो ये कंपाउंड बनेगा बेसिक होगा। बेसिक का मतलब पीएच कितनी हो जाएगी? ग्रेटर देन 7। हम्म, बात समझ में आया? आपको नहीं लिखना है कि 9 के पास 10 के पास, ग्रेटर देन 7 लिखो, बस काम चलेगा आपका। ओके, नाउ अभी मुझे बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर 13। समझ में आ रहा ना? आप नोट कर रहे हो? मैं इसको रैंडमली लिख के कहीं भी रेज करता हूँ, तो अगर पीडीएफ मिलेगा तो आप समझ जाना कौन सा चीज किसके लिए है। ओके, क्वेश्चन नंबर हाँ सर। 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, असॉल्ट salt X is prepared by the complete neutralization of this and this. The nature of X is क्या हो जाएगा? complete neutralization है। अभी आप बताओ नेचर कैसा होगा इसका? एसिडिक स्लाइड एसिडिक। एसिडिक, पक्का? हम्म। पक्का। नाउ यूनिट ऑफ KW, KW का यूनिट क्या होता है? मोल। बोलो बोलो, पहले मोल्स। बताओ H प्लस का यूनिट क्या होता है? मोल। H प्लस का कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, पहले ये बताओ। मोल। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में निकालते हैं ना हम लोग। हाँ, ओके, तो मोल पर लीटर में आपका कंसंट्रेशन हो गया। नाउ यहाँ पर KW का वैल्यू क्या होता है? H प्लस इंटू OH नेगेटिव, यही होता है। हम्म, तो यहाँ पर 2 टाइम्स आपका हो जाएगा मोल पर लीटर स्क्वायर। फिर ओ। बात समझ में आया? सर लेकिन यूनिट्स पूछा है ना, तो फिर एक से ज्यादा होगा। क्या पूछा? नहीं। यूनिट? यूनिट्स पूछा है। यूनिट्स मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं नहीं, मोल पर लीटर है ऐसा नहीं। यूनिट्स का मतलब यही है, मोल पर लीटर, ऐसे यूनिट ही लिखना पड़ेगा। यूनिट्स को गलत लिखा हुआ है, यूनिट ही है। हम्म, कंसंट्रेशन का यूनिट है भाई। कंसंट्रेशन की यूनिट तो कितने सारे होते हैं, आपने पढ़ा ना मोल कंसेप्ट में? एक वेट हाँ, बाई वेट कंसंट्रेशन होता है, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम वेट, बाय वॉल्यूम। पीपीएम, पीपीबी। बट इन सब में भी हम निकाल सकते हैं, बट आप जो मोस्ट फेमस है आपका वो है आपका मोल पर लीटर। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर कर। बात समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। मैचिंग है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या मैचिंग क्या यूज है ना? अप्रोप्रिएट कॉलम। फ्लेवरिंग एजेंट। सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? फ्लेवरिंग टेबल सॉल्ट है ना, तो फिर फ्लेवरिंग एजेंट। हाँ, फ्लेवरिंग एजेंट बोल सकते हैं। नहीं सर, फ्रीजिंग मिक्सचर। यस, उससे पहले फ्लेवरिंग एजेंट तो अलग है, फ्लेवरिंग एजेंट बहुत सारे। फ्रीजिंग मिक्सचर इन आइसक्रीम, यस, फ्रीजिंग मिक्सचर इन आइसक्रीम।
तो इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। देन सी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेकिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, बेकिंग टार्टरिक पाउडर, एसिड, बेकिंग पाउडर, वेरी गुड। देन पोटेशियम नाइट्रेट, गन पाउडर, यस दैट इज गन गन पाउडर, पाउडर। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज एंटासिड, समझे? हाँ इनो में होता है। इनो में होता है, वेरी गुड। साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फ्लेवर है। सिट्रिक एसिड दैट इज अ फ्लेवरिंग एजेंट। आप फ्लेवरिंग नींबू काट के खाते हो ना, हाँ हाँ फ्लेवर हाँ, डालने में टेस्ट। ओके, तो दैट इज अ फ्लेवरिंग एजेंट। एफ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर। इज इट ये क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बनाने में यूज कर लेते हैं ना। हाँ हाँ, बनाने बनाने में में ही यूज होता है। हाँ, तो उसी टाइप का, उसमें कुछ लिखा नहीं कि किसके लिए है, उसने बोला कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वही है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस अकॉर्डिंग टू एनी थ्योरी। एनी थ्योरी में कौन सा बेस नहीं है? BF3, यस, BF3। ये बेस आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग OH है, इसके हाँ, ऊपर लोन पेयर है, ओके, एंड इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके। एंड ये आपका BF3 किसी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका बेस नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? BF3। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द लुईस एसिड बेस कंसेप्ट विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सी इनमें सी से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा है? सी वाला है, लास्ट वाला या ए बी? नहीं सी थर्ड थर्ड। क्यों? Molecules in which central atom has d orbital act as a acid। करेक्ट पूछा बेटा। सर वही तो है। वही है, क्योंकि सर सेकंड में तो ऑल निगेटिवली चार्ज आयन्स बेस है, हाँ हाँ हाँ, ऑल ओके ओके, अच्छा पॉजिटिवली अच्छा, चार्ज एसिड है लेकिन लिखा बेस है। यस 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 और फर्स्ट वाला तो यस, यही है, नॉर्मल थर्ड है। वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एट अ सर्टेन टेम्परेचर Kw was found to be this। देखो Kw का यूनिट क्या लिखा है यहाँ पर? मोल पर लीटर। Kw आपका ये है, एट दिस टेम्परेचर अ सॉल्यूशन इज टेकन, रेड लिटमस टू, रेड लिटमस है आपका, देन द सॉल्यूशन टर्न ब्लू, pH ऑफ दैट सॉल्यूशन निकल। ये तो क्वेश्चन में दिया था, मैंने आपके एग्जाम में दिया था, हाँ एग्जाम में ही थे, याद है? पहले के तीनों थे। ये आपका इसका आंसर क्या है? बोथ 1 and 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द डेडिकेशन ऑफ द एंड टाइट्रेशन। कौन सा इंडिकेटर आपका यहाँ पर बोलता है? फिनोप्थैलीन। फिनाफ्थिलीन, वेरी सर गुड। नहीं समझा, मतलब टाइट्रेशन मतलब टाइट्रेशन मतलब, नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करते हैं। टाइट्रेशन मतलब होता है बेसिकली, ऐसे समझो, टाइट्रेशन मतलब होता है कोई भी एसिड और बेस जब आप रिएक्शन करते हो ना, तो एक पॉइंट पर कलर हो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप, ओके, एसिड है आपका, ट्रांसपेरेंट है, और KOH है, ये भी आपका ट्रांसपेरेंट है। जब ये दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाना, समझ गए? ओके। बात समझे कि नहीं? पहले ये बात समझो। जैसे मैंने बोला कि हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि एक टैप लगा हुआ है, जो जैसे वाटर टैप होता है ना, ओके, और एक आपका इस तरफ टैप लगा हुआ है, ओके। यहाँ से आपका कोल्ड वाटर आ रहा है, यहाँ से आपका हॉट वाटर आ रहा है। अब एक एक ही बकेट में आपका आ रहा है, तो हम पहचान नहीं पाते हैं देख करके। हाँ, फील करके और देख करके पहचान कैसे करेंगे कि ये जो आपका जो वाटर बना है एकदम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया वाटर से और एसिड पे, मतलब दोनों, हॉट वाटर से कोल्ड वाटर से। हॉट वाटर कोल्ड वाटर आप पता कर लोगे, बिकॉज आपने एक बाल्टी पानी लिया, एक बाल्टी ये लिया हॉट वाटर, एक बाल्टी आपने कोल्ड वाटर लिया। बट इन द केस ऑफ एसिड एंड बेस, यहाँ पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि आपके पास ये यहाँ पर एक ही H निकलने वाला ना, इसका एक OH निकलने वाला, तो आपको इनके कंसंट्रेशन नोन नहीं रहते हैं, समझ गए ना? आपको कंसंट्रेशन पता ही नहीं है, तो इसका कितना कंसंट्रेशन H आयन देगा या कितने कंसंट्रेशन OH आयन देगा, ये आपको आइडिया नहीं होता है।
तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिनोप्थलीन इंडिकेटर या कोई इंडिकेटर लेते हैं और इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो फिर आपका एक कलर एक सर्टेन पॉइंट पर कलर शो करने लगता है। तो हम समझते हैं अच्छा इस पॉइंट पर इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर हो गए, इन दोनों के एसिड के और बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, या इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल हो गए। बात समझ में आया? अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि एसिड का वन इक्विवेलेंट और बेस का वन इक्विवेलेंट दोनों फिर जैसे रिएक्शन सॉल्ट करके का वन इक्विवेलेंट। सॉल्ट का वन इक्विवेलेंट या बेस का वन इक्विवेलेंट बनाता है। ये आपको आइडिया है कि नहीं है? इसका मतलब हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पर जब ये कलर शो कर रहा है, उस पॉइंट पर इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल हो गए। हम ये नहीं बोलेंगे कि वन वन इक्विवेलेंट, हम बोलेंगे दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल हो गए। हम बोलेंगे इसके 500 है तो इसके भी 500 होंगे, इसके x है तो इसके भी x होंगे। उस पॉइंट पर दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो गए? इक्वल हो गए। बात समझ में आया एवरीवन? इस यस। प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन प्रोसेस। टाइट्रेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, देखो अभी आप समझो। टाइट्रेशन में आपको एक्चुअल टाइट्रेशन बता रहा हूँ, ओके, ध्यान से देखना। एक्चुअल टाइट्रेशन में दो चीजें होती हैं, एक आपका पिपेट होता है, एक आपका ब्यूरेट होता है, ओके। तो ये देखो आपका नीचे बीकर लगा हुआ है, ओके, ये आपका स्टैंड लगा हुआ है, ओके। एग्जाम में क्या होता है, या और यहाँ से आपका इस तरीके से स्टैंड लगा हुआ, यहाँ पर आपका एक ट्यूब होगा, इस ट्यूब में यहाँ पर हल्का सा होल होगा, यहाँ पर आपका टैप लगा होगा, ओके। नाउ इसमें क्या होगा, इस तरीके से छोटे छोटे से आपके क्या हो जाएंगे, स्केल लगाओगे, और इस स्केल में आपने यहाँ पर फिल कर दिया एक पार्ट, मतलब एक पार्ट फिल कर दिया, ओके। एक पार्ट मीन या तो एसिड फिल करो या बेस फिल करो, ओके। इसमें आपने एक पार्ट फिल कर दिया। अभी आप समझ रहे हैं मेरी बात, ओके। आपको क्या करना है, करना ये है, कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप समझो, मेरे को कंसंट्रेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन मुझे आइडिया जो मैंने ये लिया है, ये वाले सब्सटेंस का कंसंट्रेशन, लेट से मैं इसको बोलता हूँ ए और इसको बोलता हूँ बी। आपका ए का मुझे कंसंट्रेशन आइडिया है, राइट? एवरीवन समझ रहे हो ना? और बी का कंसंट्रेशन मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बी का मैंने क्या किया, लेट से हम बोलते हैं 100 ml, यहाँ से 0 से लेकर के 100 ml तक मैंने इसको फिल कर दिया, ओके। समझ गए? अभी यहाँ से पॉइंट बाई पॉइंट इसमें निकाल डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। जब ये दोनों हम जैसे डालते जाएंगे तो ये लेवल यहाँ पर घटने लगेगा, नीचे आने लगेगा लेवल, लेवल नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आए। ओके। इन दैट केस एक पॉइंट आएगा कि उस पॉइंट पर इसका कलर, एक पॉइंट पर इसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो हम सोचेंगे अरे भाई न्यूट्रलाइज हो चुका है, अभी ये बंद कर दो। फिर यहाँ पर हमने उसको बंद कर दिया, तो हम उस पॉइंट पर देखते हैं कि अच्छा इसका इतना पोर्शन यूज हुआ। समझ में आया? इसका कितना पोर्शन यूज हुआ, इतना पोर्शन। लेट से ये आप यहाँ पर आपका 80 था, तो हम बोलेंगे कितना पोर्शन यूज हुआ, 20 ml यूज हुआ, ओके। तो हमको क्या आइडिया लग गया, ए का कंसंट्रेशन तो आइडिया था ही हमको, और बी के वो हमारे बी के 20 ml आइडिया लग गए। समझ गए? नाउ अभी आपको आइडिया है कि दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। इक्विवेलेंट इक्वल करना है ना आपको, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी बेस। बात समझ में आया? देन नॉर्मल टी इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन वी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। ओके। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ एनवी, एनवी का तो आपको आइडिया था ना, तो यहाँ पर एन और वी ये लिखेंगे, एंड इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, एन इंटू वी। और इसका आपको सब कुछ आइडिया था, इसका कंसंट्रेशन आइडिया था, वॉल्यूम भी आइडिया था। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर इसका वॉल्यूम पुट कर देंगे 20 ml, तो यहाँ से एन निकाल लेंगे। ये एन निकाल लेंगे या नहीं, बोलो यस और हाँ, नो। निकाल लेंगे। ओके। यस। ये केस आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता जब आप 12th में आ जाओगे।
और इवन कॉलेज में जाओगे तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको, टाइट्रेशन, ये होता है टाइट्रेशन। बात समझ में आया? यस थोड़ा बहुत दिमाग में आया कि नहीं आया है? बताओ। आया। हाँ ओके, फिगर दिखाऊं इसका, फिगर किस तरीके से होता है एक्चुअल में गूगल पर? एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ आपको ताकि आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि सर और वो कैसे। नीचे वाले इसमें इंडिकेटर आते हैं, कैसा बेटा? नीचे वाले में इंडिकेटर डालेंगे ना। हाँ, नीचे वाले में इंडिकेटर मिक्स करते हैं तभी तो वो कलर शो करेगा। हाँ नीचे वाले में क्या करते हैं? इंडिकेटर मिक्स करते हैं। इंडिकेटर। ओके, चलो अब एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए ये आ गया आपका। आई थिंक दिख रहा होगा सब, दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है, हमने इसको बोलते हैं पेपेट। हमने क्या किया, इसमें सब कुछ एसिड डाल लिया, एसिड सॉल्यूशन है, इसमें एसिड डाल लिया हमने। ओके, इससे हमने नाप के एसिड डाला कि कितना एसिड इसमें डाला, वॉल्यूम आपको आइडिया हो गया। हम्म ओके, फर्स्ट स्टेप में आपने एसिड डाला, इसका वॉल्यूम आपको आइडिया है। सेकेंड स्टेप में इसमें इंडिकेटर ऐड किया जो आपका लास्ट में कलर शो करेगा, इसमें कुछ पॉइंट इंडिकेटर के ऐड किए। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया, इसमें आपने एक सब्सटेंस ऐड किया, डाला इस तरीके से, यहाँ पर आपने फिक्स करके इनिशियल रीडिंग में आपने डाल दिया। यहाँ पर लगा आपका की लगा हुआ जिससे हम नीचे डालते हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें ड्रॉप करते जाते हुए एक पॉइंट पर इसका कलर चेंज हो जाता है, तो हम बोलते हैं उसको वहीं पर स्टॉप कर दो। अभी आप देखो लेवल कितना है, लेवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेवल आ चुका है। इसका कंसंट्रेशन आपको इनिशियल कंसंट्रेशन आइडिया था, इनिशियल वॉल्यूम आइडिया था आपको, N1 आइडिया था, V1 आइडिया था, इजिकल टू N2 V2 लगा दोगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं ऑल ऑफ यू? हाँ हाँ ओके, ये आपका होता है टाइट्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू द लुईस एसिड न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी ट्रांसफर ऑफ, ये तो आप निकाल सकते हो क्वेश्चन नंबर 20। हाँ फोर्थ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर आई थिंक सी पार्ट। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्वेश्चन नंबर 22 NaOH। आंसर आई थिंक बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर आई नहीं थिंक पता ए पार्ट। ए पार्ट। सर। क्यों नहीं? सर ये कैसे ये नहीं बताया क्या मैंने आपको? समझेंगे? नहीं नहीं। नहीं। बताया? अच्छा चलो हम्म, बता, देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, अच्छा आई थिंक, देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब भी कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, पहले ये समझो, एसिड और बेस आपका सॉल्ट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, प्लस हमने लिखा था हीट जनरेट करता है, यस और नो? हाँ ओके, अगर ये आपका एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उस केस में आपका सॉल्ट तो बनेगा ही, प्लस वाटर बनेगा, प्लस जो हीट निकलने वाली है वो 13.7 किलो कैलोरी पर जूल जो होती है वो निकलती है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए। बट वो कब है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में। बात समझ में आया? हाँ सर। बात समझ गया कि नहीं? मैंने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, प्लस इतनी हीट आपकी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। इज इट क्लियर नाउ? जब भी कोई चीज हम लोग वीक ले लेते हैं, या तो वीक एसिड ले लो प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो आपकी सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और जो हीट रिलीज होने वाली है दैट इज लेस देन 13.7। ओके, नाउ नेक्स्ट केस आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस ले लिया, यहाँ पर भी आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, बट जो हीट निकलने वाली है लेस देन 13.7। अभी बोलो लेस देन 13.7 क्यों? क्योंकि कुछ हीट इन दोनों एसिड को, अगर वीक एसिड लिया तो वीक एसिड को आयनाइज करने के लिए काम आ जाती है, तो आपका एक्चुअल में जो 13.7 निकलने वाली होती है, इसमें से कुछ हीट निकल के इसको आयनाइज करने लगती है। सेम केस आपका वीक बेस के लिए होता है, वीक बेस के केस में जो हीट निकलती है वो इसको क्या करने लगती है, आयनाइज करने लगती है। बात समझ में आया?
बात समझ में आया कि नहीं ऑल ऑफ यू? हाँ सर, समझ। ओके, अगर नहीं यस समझ में आया तो इसको आप लिख भी सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। लिखाऊं क्या? बोलोगे नहीं तो सर, लिखा भी दूंगा। समझ ओके, समझ रहा समझ। समझ गए ना? चलो, नहीं समझे तो आप, जिसको नहीं समझ में आता वो यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, कंसेप्ट आपका सर, इस तरीके से है। हाँ, यस। सर फिर वीक बेस और वीक एसिड रिएक्ट करने के बाद क्या आता है, कितनी एनर्जी? वीक एसिड वो लेस देन, वो डिपेंड करती है फिर एसिड पर, मतलब वो 13.7 से कम होती है, डिपेंड करती है उस सब्सटेंस पर। समझे? अच्छा, हाँ सर। हाँ, चलो ऐसा समझो ना, जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। इसको नोट में लिख लेना। ओके, देन क्या आ जाएगा आपका इधर पर? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आपका एग्जांपल HCl प्लस NaOH। इस केस में आपका NaCl प्लस वाटर प्लस आपका जो हीट निकलने वाली है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये आपका निकलने वाला। ओके, नाउ अभी सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, जब हम कोई भी दो में से कोई भी एक वीक ले लेते हैं तो हम क्या लिख रहे हैं? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप कहाँ जाएगा आंसर? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, एंड प्लस इस केस में हम बोलते हैं, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा एज्यूम करेंगे 13.4 किलो कैलोरी पर मोल आपकी हीट निकलती है। मतलब इतनी नहीं होगी, इससे कम ही होगी। हमने आपका 13 पॉइंट, आपका 12 भी निकल सकता है, 11 भी निकल सकता है, मैंने अभी के लिए 13.4 एज्यूम किया। इज दैट क्लियर? तो अभी सोचो, जो आपकी हीट निकलती है वो हीट, इसको बोलते हैं बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, पूरा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो हम क्या हो, टोटल हीट लिबरेटेड हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके आयनाइज के लिए हीट ऑफ आयनाइजेशन प्लस नेट हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13.7। बात समझो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो। हम्म, ओके, ध्यान से समझना है आपको। क्या हो जाएगा, जैसे हम बोले हैं हीट ऑफ आयनाइजेशन मुझे निकालना है। हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा? हीट ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? नेट हीट कितना है बेटा? 13.7 माइनस 13.4, इसका मतलब आंसर 0.3 आया किलो कैलोरी पर मोल। नाउ 0.3 जो एनर्जी आया, ये इस एसिड को आयनाइज करने के लिए यूज हो गया। अगर ये एसिड आपका स्ट्रांग होता तो आपको ये एनर्जी इसमें नहीं लगाना पड़ती, वो एनर्जी आपका इसी में ऐड होकर के इतना एनर्जी आ जाता। बात समझ में आया? हाँ सर। ओके, सेम केस आपका बेस के केस में होगा। कोई भी आप ऐसा बेस ले लो, वीक बेस ले लो, उसमें भी आपका एनर्जी कम ही निकलने वाला। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट केस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन द 13.7 फॉर द रिएक्शन ऑफ। अभी यहाँ पर देखना हीट ऑफ, इसमें तो डी पार्ट आएगा फिर। लेस बोला है, लेस हाँ, बोला। डी, डी पार्ट। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है आपका 13.7, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है 13.7, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है 13.7, वीक और स्ट्रॉन्ग है आपका लेस देन, आपका डी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस? कौन सा हाइड्रोलिसिस नहीं होता है? कौन से पार्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा? बोलो बोलो जल्दी से। K2 SO4 क्यों? नहीं होता।
क्यों 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 क्यों? सर ये इसका नहीं होगा, सेकंड वाले का, CH3COOH। क्यों? सर क्योंकि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होने के बाद बेस और एसिड फॉर्म होता है, लेकिन ये तो पहले से ही एसिड है। हाँ, पहली बात समझो, हाइड्रोलिसिस के लिए ये आपका सॉल्ट है, इसका हो जाएगा। ये आपका सॉल्ट है, इसका भी होगा। ये आपका सॉल्ट है, इसका भी होगा। ये आपका एसिड है, इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिसोसिएट ही नहीं होगा। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसोसिएशन, इस पार्ट को। समझ गए? हाँ ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग एक्ट एज अ ब्रोस्टेन लोरी एंड लुईस एसिड बेस? ये निकाल सकते हैं, इसमें नहीं बताऊंगा मैं। निकाल पाओगे? निकाल लेना यार, सिंपल है। दोनों की तरह लोन पेयर भी देखना है साथ में। अगर उसके पास ब्रोस्टेन लोरी, ब्रोस्टेन क्या बोलता है, प्रोटॉन देने के लिए है, तो हम बोल सकते हैं कि वो काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which among the following factors change the value of ionic product of water? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर चेंज करने के लिए एक आपका टेम्परेचर होना चाहिए, और कोई होना चाहिए क्या? टेम्परेचर ही काफी है, राइट? टेम्परेचर पर ही तो डिपेंड करता, मैंने बोला था ना कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ही ये वैल्यू आपकी 10⁻⁻40 होती है। समझे? हाँ सर। ओके, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ वाटर मींस KW की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ HIN? ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, एग्जाम में दिया था मैंने, राइट ना? इसमें आपको क्या निकालना, सेम कंसंट्रेशन ऑफ HIN। सबकी मोलरिटी निकाल लो, M निकालो। M क्या है आपका? मोल पर लीटर। ये निकालो सबके लिए, और देख लो किसका सेम आ रहा है, सर वो ये आप बताया आपने। आंसर लगा लो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो एसिडिक नेचर? कौन सा एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा? बताओ। ये पार्ट दिख रहा क्या आपको? ये आपका ऑलरेडी एसिड है, ये भी आपका हाँ ऑलरेडी एसिड है। ये एसिडिक नेचर शो करेगा बिकॉज ऑफ दिस H। इसका हाँ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम है, ये आपका बेसिक और एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। वैसे बेसिकली वो बेसिक है। स्पेक्टेटर आयंस क्या होते हैं? स्पेक्टेटर आयंस क्या होते हैं, बोलो। spectator ions in the hydrolysis of NH4 whole twice यानी X जो spectator ions, बोलो बोलो। सर यानी जो डिसोशिएट हो जाते हैं उसे, हम्म, डिसोशिएट यानी जो आयंस फॉर्म होते हैं वो। ions means which do not part in the chemical reaction। जो ions जो chemical reaction में part नहीं होते हैं, वो आपके spectator ions होते हैं। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर नो स्पेक्टेटर आयंस। सर नो स्पेक्टेटर आयंस होगा ना, नो, कोई भी आयन। पक्का नो आएगा आंसर? क्योंकि इसमें सभी आयन पार्ट नहीं है। यस, इसमें सारे आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिकॉज ये देखो, इसमें NH4 पॉजिटिव बनेगा आपका, HCO नेगेटिव होगा, एंड आपका H पॉजिटिव वाटर का OH नेगेटिव भी होगा उसमें। वो सारे पार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका स्पेक्टेटर आयन, नो स्पेक्टेटर आयन आएगा। डाइसोडियम पोटेशियम सल्फेट इज एन, डाइसोडियम पोटेशियम सल्फेट, पहले तो इसका नाम बताओ, फॉर्मूला बताओ, डाइसोडियम पोटेशियम सल्फेट। सर फॉस्फेट है। डाइसोडियम, हाँ सॉरी, पोटेशियम फास्फेट क्या हो जाएगा? K2, अच्छा डाइसो डाइसोडियम 2Na2KPO4, Na2KPO4, क्या 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 क्या? Na2KPA4। यस, Na2KPO4, वेरी गुड। अभी उसमें बोला कि ये कौन सा सॉल्ट है, मिक्स सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कौन सा टाइप का सॉल्ट है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट तो है नहीं। ओके, और
एसिड भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए आपका ये ब्रैकेट दिख जाए तभी आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो क्या बचा, मिक्स ही बचा ना। नेक्स्ट। इतना सिंपल नहीं कर पा रहे आप लोग, ऐसे काम चलेगा। सर नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स है क्या होता है उसमें? कॉम्प्लेक्स मीनिंग आपको बताया नहीं क्या मैंने, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वगैरह। बताया लेकिन याद नहीं है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब ये होता है कि उसमें एक ब्रैकेट होता है कॉम्प्लेक्स, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, ये बताया मैंने। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे या किसी भी एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये के पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है प्लस FeCN6, ये पार्ट एक साथ चलता है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बंडल बना रहता है, ये एक साथ चलता है इस तरीके से। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। समझ गए, कॉम्प्लेक्स आयन नहीं, कॉम्प्लेक्स एनायन बोल सकते हैं। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ये वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता जैसे सारे आयन में कन्वर्ट हो जाए, CN भी आपका आयन में कन्वर्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहां कहीं भी ब्रैकेट दिख जाए इसका मतलब वो ब्रैकेट के अंदर ही रहते हैं। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? अच्छा, इसमें आंसर भी दिए क्या? हाँ दिया है। अच्छा इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और थोड़े हाँ ऑब्जेक्टिव है। हाँ, इसमें आंसर भी दिए हैं आई थिंक, नहीं ना? ये आंसर दिए ना, ये देखो, दिया है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ABC ABC। चलो अच्छा, हम्म, तो आई थिंक ये आप लोग सॉल्व कर लेना चाहिए, राइट? हाँ सर। लोगे ना सॉल्व? हाँ। ओके, सो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, मेटल नॉन मेटल। हाँ सर ठीक। ओके, देखो पहले देखो, मेटल नॉन मेटल के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इंट्रोडक्शन क्या है, ये सीट आप लोग सॉल्व कर लोगे ना। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे बता दो अभी, अगर कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बताऊं क्या मैं? सर कर लेंगे। ऑलरेडी हिंट दी है उसमें। ओके, हम्म, मोल कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल। ओके, मेटल नॉन मेटल का जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। मेटल नॉन मेटल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेटल नॉन मेटल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल आपको आइडिया है हाँ। क्या क्या होता है उसमें? ग्रुप्स पीरियड्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे यस, 18 ग्रुप्स ग्रुप्स भी 17। होते हैं, पीरियड भी होते हैं, एंड देन फिर ब्लॉक्स होते हैं। यस ब्लॉक्स होते हैं। तो पहले आपको इतना आइडिया होना चाहिए। लेट्स से मैं एक टेबल आपको यहाँ पर लगा देता हूँ तो आपको और आइडिया हो जाएगा। अ, ये दिख रहा है टेबल आपको? आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ऑल ऑफ हाँ। यू। ध्यान से देखो, इससे मैं आपको समझा दूं पहले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस हाइड्रोजन को देखो सबसे अलग रखा गया ग्रुप में, अलग है ना? हाँ। अलग रखा ना, अलग मीन्स ये कैसा कलर मैच कर रहा है, इस ग्रीन जैसा कलर। ओके, ध्यान से देखो, जितने भी ये जो एलिमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट को, सॉरी थोड़ा सा और ज्यादा कर लो, इन एलिमेंट को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, और जो नीचे दो कॉलम है इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई थिंक बात समझ में आया सबको? क्लियर है? बात समझ में आया ना? ओके, सो इसको मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ मेटल नॉन मेटल के लिए। ओके चलो रहने दो, आज थोड़ा सा बेसिक रहने दो। ओके, मेटल नॉन मेटल हो गया।
इस एस ब्लॉक के जो एटम्स होते हैं, एस ब्लॉक एटम्स, दैट इज प्योरली कॉल्ड मेटल। ओके, एस ब्लॉक के एलिमेंट को मेटल बोलेंगे, बट एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वैसे भी हम मानते नहीं है कि एस ब्लॉक फैमिली का है, बट अगर आप सोचो कि एस ब्लॉक फैमिली में रखा है तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन आपका कैसा है? नॉन मेटल है। बाकी ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, जहां तक मैं आपको हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ये एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों, तो और कोई कलर से हाईलाइट कर सकते हैं क्या? हाँ, ये दिख रहा है क्या? ये ये दोनों रोज, ये दोनों रोज दिख रहे हैं ना आपको? ये दोनों रोज आपकी कैसे हैं? क्या है ये दोनों रोज बेटा? मेटल। मेटल। ओके, और नॉट ओनली मेटल, ये सबसे अच्छी मेटल्स हैं। अगर इनका वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बेसिक नेचर शो करेंगे। समझ में आया? ओके, ना अभी आप हम बात करते हैं इनके लिए। जो आपका यहाँ पर ग्रीन चीज दिख रही है, आई थिंक ये वाला ग्रीन पार्ट दिख रहा है, जितना भी ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। ओके, इंक्लूडिंग दिस हाइड्रोजन ऑल्सो। इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन मेटल। और नॉन मेटल का कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, हाइड्रोक्स इसके साथ रिएक्शन हो, या एयर के साथ रिएक्शन हो, बेसिकली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कैसा होता है? एसिडिक होता है। बात समझ में आया? और जो आपके ये येलो वाले पार्ट दिख रहे हैं, येलो वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, पार्ट कौन सा? दिस बोरॉन, सिलिकॉन, मेटल। जर्मेनियम, दीज एलिमेंट हैव बोथ टेंडेंसी, ये आपका मेटल की तरह मेटालिक करेक्टर भी होगा और नॉन मेटालिक करेक्टर भी होगा इनमें। बात समझ में आया? मेटालिक करेक्टर एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, मेटल की तरह बिहेव करेंगे और नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे। बात समझ में आया सबको? क्लियर है? नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हीलियम, ये वाली लाइन जो दिख रही है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन मेटल। ये आपका नॉन मेटल कैटेगरी में था। एंड द रिमेनिंग थिंग्स, ये जो दिख रहा है आपको सारा पोर्शन, आपका किस में आता है? मेटल। मेटल में आता है। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली 90%, हम 80 to 90% पार्ट आपका किससे भरा हुआ है टेबल में? मेटल से। 98 ओनली मेटल। 10 to 20% पार्ट आपका किससे भरा हुआ है? नॉन मेटल से। बात समझ में आया? ये आपका मेटल हो गया, फिर ये आपका नॉन मेटल हो गया। अभी मेरी बात समझो आप लोग, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये मेटल में कब से बना, इसका पर्पज क्या है, ये सारी कहानी नहीं डिस्कस करूंगा। डायरेक्टली हम क्या डिस्कस करेंगे? काम की बात डिस्कस करेंगे। काम की बात मीन्स जो चैप्टर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं डिस्कस करने वाला। समझे बात को? जैसे मैंने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था मैं बताता हूँ। लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट ईयर मैंने डिस्कस किया था आपका कि मेटल सबसे पहले इन द अर्ली पीरियड आपका आयरन मेटल हुआ करता था, गोल्ड मेटल हुआ करता था, वो सारी चीजें नहीं। हेलो। हाँ हेलो। सो हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ओके, नॉन यस सर। मेटल्स और मेटल के बारे में हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं पूछने वाला या नहीं मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको 1-2 पेज प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो सब जरूरत नहीं है। ओके, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, सो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल
नॉन मेटल। आई होप मेटल नॉन मेटल आपको कुछ ना कुछ से चमका होगा। ये क्या है, टेबल में अगर मैं बात करूं, राइट हैंड साइड जो एलिमेंट प्लेस्ड है उनको मेटल बोलेंगे या नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन नॉन मेटल। मेटल। ओके, राइट हैंड साइड जो एलिमेंट है उनको हम नॉन मेटल बोलेंगे। ओके, अभी आप ध्यान से समझना बेटा, मैं प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में काफी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर वन क्या हो जाएगा इसमें? नंबर वन जो आपकी मेटल्स होती है, लेट्स से हम कॉलम बना लेते हैं। ये आपका मेटल का कॉलम है, ये आपका नॉन मेटल का कॉलम है। ओके, एंड चलो इसको इस तरीके से भी कर लेते हैं। ये आपका इधर पे पार्ट हो जाएगा, क्या है ये पार्ट आपका इधर पे है इसका, एंड दिस इज क्लियर है। ये मेटल नॉन मेटल, और इसको ऐसे भी कर लिया। नंबर वन लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। फर्स्ट आपको लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जनरली जो आपकी मेटल्स होती हैं इनमें आपके 1 से लेकर के 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 ओके, 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, एंड नॉन मेटल में कितने होंगे? 4 to 7। नॉर्मली 4 to 7 होंगे इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, बट यहाँ पर आपके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कौन से हैं? एक्सेप्शन बताओ बेटा। एक्सेप्शन हाइड्रोजन नंबर वन तो हाइड्रोजन आएगा, फिर आपका हीलियम आएगा, फिर नेक्स्ट आप नोबल गैसेस। हम्म नोबल गैसेस सारी। हाँ, नोबल गैसेस सारी हो सकती हैं। ओके, नोबल गैसेस ना, नोबल उसमें तो हाँ नोबल गैसेस बोल सकते हैं, सारी नोबल गैसेस हो सकती हैं। ओके, या इसको 4 to 7 हम 4 to 6 कर लेते हैं, तो 4 to 8 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम आपके अलग अलग ग्रुप में रखे हुए हैं। ओके, उसकी वजह से आपके ये एक्सेप्शन में आते हैं। ओके, या आप नोबल गैसेस कर लो। नोबल गैस एक्सेप्शन नहीं है, आप यहाँ पर एंड नोबल गैस यहाँ पर कर लो, तो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओनली हाइड्रोजन एक्सेप्शन रह गया। ओके, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है, अगर हम बोले फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन फॉर्मेशन कैसे होता है? कैटायन फॉर्म करता है नॉन मेटल अनायन। फॉर्मेशन ऑफ आयन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट? लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू attain stable configuration। Is that clear? यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, राइट? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बाकी सेम कहानी, राइट? क्लियर है? यस। नाउ थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्मेशन कैसा होगा? कोई भी मेटल है, लाइक नॉन मेटल है आपका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Na2O बनाया, राइट?
एंड आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 बनाएगा। नाउ ये बात याद रखना, ये आपका बेसिक होता है एंड ये आपका एम्फोटेरिक होता है, राइट। ओके, तो जो यस मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड हैं, सारे के सारे मेटल आपके ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। क्या मैं लिख दूं यहाँ पर, जो भी आपका मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म करेगा, क्या ये चलेगा? बट एक्सेप्शन है यहाँ पर। एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन है आपका प्लेटिनम नहीं फॉर्म करता, Au नहीं फॉर्म करता। ओके, ये आपके ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, समझ गए? नाउ मोस्ट ऑफ द मेटल आपकी जो ऑक्साइड फॉर्म करती हैं वो आपका क्या क्या नेचर होगा? ओनली बेसिक होगा और एम्फोटेरिक ही होगा। ओके, एसिडिक तक नहीं जाएगा। समझ गए? नाउ नेक्स्ट पार्ट हम नॉन मेटल में आते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे, लाइक नॉन मेटल आपका लाइक सल्फर हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाएगा या SO3 बनाएगा। लाइक हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लो, H2O बनाएगा। ओके, तो ये आपका होता है एसिडिक और ये आपका होता है न्यूट्रल। तो बेसिकली वी कैन से दैट नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड तो बनाएगा, बट सारे नॉन मेटल जरूरी नहीं है कि रिएक्शन करें। कौन से नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं? यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है? नोबल गैसेस नहीं करती, ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेंगी। ओके, एक ही नोबल गैस ऑक्साइड फॉर्म करती है, वो होती है जीनॉन। ओके, तो उसके अलावा बाकी कोई नॉन मेटल नहीं फॉर्म करती। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि जो नॉन मेटल का नेचर होगा वो आपका एसिडिक से न्यूट्रल तक रहेगा। ओके, बेसिक नहीं आएगा। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चलिए तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखते हैं। मैं अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, मैं वो प्रॉपर्टी नहीं लिखा रहा हूँ कि अच्छा डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, हीट कंडक्टर होते हैं। वो तो आप हाँ बचपन से पढ़ते आए हो ना, हाँ वो तो पता है ना। मैं वो बोलते फिजिकल प्रॉपर्टी कब में पढ़ा, कब पढ़ा था? 7th या 8th। हाँ, 7th 8th पढ़ा था ना, तो अभी नहीं पढ़ा रहा, वो आपको आइडिया होना चाहिए। अगर जिसको नहीं आइडिया तो मुझे मैसेज करके बता देना, मैं इसमें एक पेज ऐड कर दूंगा, वो भी तो पढ़ लेना नोट्स में। ओके, नहीं आइडिया तो नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं होता आइडिया। नाउ अगर क्या होगा, रिएक्शन विथ वाटर, हम्म वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा? जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स या मेटल के ऑक्साइड, ऐसे कर सकते हैं हम, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड कर लेते हैं, रिएक्शन हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेंगे ना। ऑफ, यस, ऑक्साइड विथ वाटर। ओके, तो लेट्स से सोडियम ऑक्साइड बना था ना आपका, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बनेगा? NaOH। मैंने डायरेक्टली मेटल के साथ नहीं लिखाया, मेटल के साथ रिएक्शन करके भी आपका NaOH बन जाता, बट थोड़ा सा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, इसलिए मैंने नहीं लिखाया ये। समझ गए? इसलिए मैंने ऑक्साइड कर लिया। चलो, K2O पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके KOH बनाएगा। अगर कैल्शियम ले लेंगे तो कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। बात समझ में आया? ओके, सो वी कैन से दैट ऑल दीज ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड, all these hydroxide are in basic in nature। बात समझ में आया? नाउ यहाँ पर देखेंगे, जो आपका ऑक्साइड फॉर्म हुआ, लेट से H2O फॉर्म हुआ, SO2 फॉर्म हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO3 फॉर्म करेगा। अब अगर आपका CO2 फॉर्म किया तो CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2CO3 फॉर्म करेगा।
तो बेसिकली हम बोलेंगे इनका नेचर कैसा है, एसिडिक। बात समझ में आया, क्लियर है कि नहीं? हाँ ओके, नाउ यहाँ तक तो समझ में आया। अगर मैं बोलूं रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ एसिड, जो आपका ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और जो आपका इसका ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा। मैं अल्दी बल्दी अल्टी पल्टी कर रहा हूँ, मीन्स इसका इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, इसका इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। समझना बेटा बात को थोड़ा सा, कैसे समझना है यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेने दो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ एसिड एंड बेस। अभी बेस की रिएक्शन एसिड वाले ऑक्साइड के साथ करेंगे हम लोग, और एसिड की रिएक्शन बेस वाले ऑक्साइड के साथ करेंगे। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो देखो इधर पे देखो, समझ जाओगे अभी। ये कौन सा ऑक्साइड है, Na2O है, Na2 ऑक्साइड है। जल्दी से इसकी रिएक्शन करेंगे हम, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, एक सेकंड रुको। HCl के साथ में। ओके, ये H2SO4 ले लेते हैं। ओके, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका, अभी तो रिएक्शन पढ़ा ना, Na2SO4 Na2SO4 बनाएगा plus H2O। प्लस H2O बनाएगा। ओके, सेम टाइप के यहाँ पर रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कर लो आप। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे H2SO4 के, क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2O। नाउ सेम आपका, अभी यहाँ पर SO2 था, तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ, राइट। क्या बन जाएगा आपका, Na2SO3। ये सॉल्ट है बेटा सारे के सारे। ओके, CO2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, फिर इसमें वाटर भी फॉर्म होगा। यस वाटर भी फॉर्म होगा। ओके, इस लेक्चर को मैं अच्छे से लिख करके आपको फिर से दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, मैंने जस्ट आपको इसलिए बता दिया, आपको ओवरऑल व्यू देना चाहिए मेटल नॉन मेटल में है क्या। उसके बाद चैप्टर अभी काफी कुछ है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है कि कौन सी मेटल किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को कैसे निकाला जाता है, मेटल की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम द बेसिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, लाइक आपका एल्यूमिनियम को किस तरीके से निकालेंगे, कार्बन को किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। ओके, ये सारी रिएक्शन, जिंक को किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, ये सारी रिएक्शन हम लोग देखेंगे। ओके, क्लियर है? सो यहाँ तक बात समझ में आया? अभी एक प्रॉपर्टीज और लिख लेते हैं अगर आपको टाइम है तो, एक सेकेंड। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी मेटल आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, लिखो। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ यस, रिएक्शन विद, सॉल्ट और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। रिएक्शन विद, यस, एसिड और वाटर, यहाँ पर डाइल्यूट एसिड कर सकता है। ओके, तो ये आपका मेटल ले लिया, लेट से मैंने सोडियम ले लिया, डाइल्यूट HCl ले लिया मैंने, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, N प्लस H2 गैस बन जाएगी, H2 बनेगा। रिमेम्बर रिएक्शन याद करने का तरीका, इस ऑक्साइड से मैंने ऑक्सीजन रिमूव करेंगे हम, तो आपका मेटल बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ से ही मैंने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन गया। बात समझ में आया? चलिए मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मेरा Na2O था और डाइल्यूट H2SO4 था, रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा था, Na2SO4 फॉर्म कर रहा था, प्लस आपका वाटर फॉर्म कर रहा था ना, राइट। तो हम क्या करेंगे,
मुझे ये ऑक्सीजन रिमूव करना है तो यहाँ से भी ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे। चलो रिमूव कर दो बेटा, हटा दो। इस 2 को अब आप निकाल के यहाँ से आगे लगा दो, बात खत्म हो गया। रिएक्शन समझ में आया? क्लियर है? यस। मेटल हाँ का एसिड के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। ओके, तो सॉरी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? ओके, यस नाउ नॉन मेटल का केस देख लो बेटा। नॉन मेटल जब रिएक्शन करती है भी, चलो वाटर का एग्जांपल और देख लो। कैल्शियम रिएक्शन कर रहा विथ वाटर के साथ, वो आपका कंपाउंड बनने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। सेम सेम यहाँ पर बनने वाला। इस केस में देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है। अगर मैंने नॉन मेटल लिया और रिएक्शन करा रहा हूं मैं यहाँ पर HNO3 से, HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले जो कंपाउंड बनने वाला दैट इज H2SO4 प्लस NO2 प्लस आपका H2O। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही होती है नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन। तो ये अभी तक जितनी भी टेबल लिखा है, इस टेबल में सारी की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है जो मैं अभी लिख रहा हूँ आपके सामने। अगर आपका देखो क्या करते हैं हम लोग, मैं पहले PiCS फिक्स हो गया। इनकी सबकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं। फिक्स मीन्स ये आपका P4 हो गया, इसको अलग कलर से लिखते हैं दैट इज P4। ये आयोडीन आपका I2 हो गया, कार्बन आपका कार्बन है, सल्फर आपका सल्फर है। इन सब का रिएक्शन हो रहा विथ इसके साथ HNO3 के साथ। ओके, HNO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपका डाइल्यूट HNO3 है। इस केस में क्या कंपाउंड बनेगा, ध्यान से देखना बेटा। सबसे फर्स्ट केस में आपका कंपाउंड बनने वाला है, जो मेजर कंपाउंड बनने वाला है दैट इज H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। ये दोनों चीज सब में बनेंगी बेटा, याद रख लो, ये दोनों चीज सब में बनेंगी। ओके, तो I2 के केस में क्या बनेगा, I2 के केस में आपका कंपाउंड बनेगा दैट इज HiO3। ओके, सर। यस, फिर इसमें डिपेंड करेगा ना कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है, यानी अगर कोई दूसरा हमने नॉन मेटल लिया तो हाँ फिर N2O भी फॉर्म हो सकता है, NO भी फॉर्म हो सकता है ना। यस, हाँ बिल्कुल, मैंने सिर्फ इन्हीं के बारे में बताया, ये दोनों के केस में। और HN3 के हाँ। केस में आपका ये कंपाउंड आपका कॉमन है। अगर मैंने यहाँ पर दूसरा मेटल लिया और एसिड भी दूसरा कर दिया तब अलग अलग रिएक्शन फॉर्म होगी, समझे? हाँ तो ऐसा नहीं मैंने बोला कि ये सबके केस में फॉर्म होगा, नो नो नो, बिल्कुल गलत है, वैसा नहीं है। ओके। सिर्फ जो यहाँ पर 4 लिखे हैं और इन HN3 के कॉम्बिनेशन में ही आपका यहाँ पर मीन्स यही सर्किल फॉर्म होगा। बात समझ में आया? अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, H2CO3 फॉर्म होगा प्लस यही सर्किल फॉर्म होगा। अगर सल्फर के साथ रिएक्शन हो रही मेरी तो क्या फॉर्म हो जाएगा, H2SO3। H2SO4 प्लस यही फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये आपको सर SO3 फॉर्म होगा ना। सॉरी SO4 फॉर्म होगा, SO4 फॉर्म होगा इस केस में। ओके। SO3 भी फॉर्म कर सकते हैं बट वहां पर बहुत वेरी डाइल्यूट एसिड चाहिए होता है। समझ में आया? ओके, सो एक काम करते हैं बेटा, लेक्चर को मैं थोड़ा सा यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, घर में कोई आया है जिसकी वजह से मैं लेक्चर अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता। ओके, आप लोग वो सीट सॉल्व करें और ये सीट मैं आपको सेंड कर दूंगा। आई थिंक अपना मेटल नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ओके, यस सर। हाँ। कुछ डाउट होता है तो मुझे सेंड करो। ओके, हम्म। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बेटा। थैंक यू बाय सर, बाय सर। सर। बाय सर, थैंक यू सर।